वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। वेदों में गणपति की स्तुतियां हैं जो ज्ञान आनंद स्वरूप मुनियों के ध्येय और गुणातीत हैं। धरा एवं स्वानंद लोक का निवास जिन्हें प्रिय है, जो अपने भक्तों को भवसागर से पार लगाते हैं, जो लाल कमल के पुष्पों का हार धारण करते हैं, परम निर्गुण होते हुए भी विश्वात्मक सद ब्रह्म जिनका मूल स्वरूप है, तत्मसी आदि महावाक्यों का समूह जिनका श्री विग्रह है, जो विघ्न रूपी पर्वतों का क्षण मात्र में हरण करते हैं, उन कवियों के बुद्धिनाथ प्रथम पूज्य श्री भगवान गणेश का मैं आवाहन करता हूं, उन्हें नमस्कार करता हूं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता माने गए हैं, जिनकी पूजा के बिना, जिनकी अर्चना के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न हमारे धर्म में नहीं किया जाता है। मैं ज्योतिषविद राजेश साहनी, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, अपने YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गणेश चतुर्थी के विषय में। गणेश चतुर्थी जो कि 19 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, और ऐसी हमारी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस गणपति चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के दिन से भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ था, और यहीं से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की, गणेश पूजन की शुरुआत भी होती है। दोस्तों, गणपति का रूप बहुत विशाल है। हमारे हिंदू धर्म में शुभत्व का प्रतीक माने जाते हैं भगवान श्री गणेश। अनेक रूपों में उनकी पूजा होती है। बाल गणपति, तरुण गणपति, मां लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी गणपति, महागणपति, हैरंब गणपति, उच्छिष्ट गणपति, हरिद्रा गणपति इत्यादि इत्यादि। ये गणपति के स्वरूप हैं। हर गणेश जी की मूर्ति का अपना एक धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यताएं आपने देखा भी होगा कि हमारे घर के मुख्य द्वार पर गणपति प्रतिमा लगाने का प्रचलन है। ऐसी मान्यताएं हैं कि गणपति की प्रतिमा किसी भी प्रकार के वास्तु दोषों का शमन करती हैं। गणेश जी की मूर्ति, पूरी की पूरी मूर्ति रहस्यों से परिपूर्ण है और शुभत्व का प्रतीक लिए हुए है। गणपति की सूंड का भी धार्मिक महत्व है, उनके कर्ण का भी धार्मिक महत्व है, उन्हें चढ़ाए जाने वाले मोदक का भी एक विज्ञान है, उसका एक अपना महत्व है। बाईं ओर यदि आपकी मूर्ति में गणपति की सूंड बाईं ओर हो तो इसे बालंबुरी गणपति कहा जाता है। माफ कीजिएगा, यदि बाईं ओर गणपति की सूंड है तो इन्हें इदाम्बुरी गणपति कहा जाता है। यदि दाईं ओर गणपति की सूंड होती है तो इन्हें बालंबुरी गणपति कहा जाता है। और ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो गणेश जी की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, जो गणेश भक्त हैं, वो गणेश जी की दाईं सूंड वाले गणपति की प्रतिमा को स्थापित करना ज्यादा शुभत्व का प्रतीक मानते हैं। गणपति की प्रतिमा अपने आप में पूरे धार्मिक महत्वों को और पूरे धार्मिक विज्ञान को समेटे हुए है। गणेश जी के जो श्री चरण है उनमें शुभत्व का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि गणपति प्रतिमा यदि आपके पूजन स्थल में स्थापित है तो आपके घर में धन, धान्य और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। गणपति के विग्रह के साथ यही मान्यताएं हैं कि श्री लक्ष्मी का पूजन भी दीपावली या अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसके विपरीत जो गणपति की पीठ है वो लक्ष्मी गमन का प्रतीक मानी गई है। यही कारण है कि हम अपने मुख्य द्वार पर गणपति की अग्रांकित प्रतिमा को लगाते हैं। पीठ जो होती है, जो विघ्न बाधाओं की कारक होती है, वो हमारे
घर के अंदर होती है। इसलिए कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि गणपति की यदि एक प्रतिमा बाहर की ओर मुख करके लगाई जाए तो दूसरी प्रतिमा को अंदर की ओर मुख करके भी लगाना चाहिए, और मैं समझता हूं ये ज्यादा उचित भी होता है। गणेश जी के बारे में हमारे जनमानस को, हमारे हिंदू समाज में अनेक जानकारियां हैं। गणपति की अनेक स्तुतियां हैं। श्री गणेशाय नमः इस महामंत्र के साथ हमारे सभी धार्मिक संस्कार संपन्न होते हैं। बच्चे के जन्म लेने के साथ अंतिम संस्कारों तक में श्री गणपति का उच्चारण किया जाता है, उनके नाम लिए जाते हैं। गणेश जी का प्राकाट्य भाद्रपद मास चतुर्थी तिथि दिन बुधवार को मध्याह्न काल में, यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि मध्याह्न काल में भगवान श्री गणपति का प्राकाट्य हुआ था, अर्थात माता पार्वती के द्वारा उनका जन्म हुआ था। यही कारण है कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि हर वर्ष हम गणेश चतुर्थी के रूप में या विनायक चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, और इसके पश्चात अनंत चतुर्दशी यानी कि 10 दिनों तक भगवान गणपति के जन्म दिवस को हम 10 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं? उनकी साधना करके, उनकी उपासना करके, उनकी पूजा करके, उनकी स्तुति करके, उन्हें स्थापित करके, चाहे अपने घर में स्थापित करें, अपने नगर में स्थापित करें या अपनी कॉलोनी या मोहल्लों में स्थापित करें। तो श्री गणेश चतुर्थी से गणेश पूजन का शुभारंभ होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि मध्याह्न कालीन व्यापनी होती है, वही गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश का जन्म दिवस मानी जाती है। तो यहां पर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी है, बहुत छोटी सी कंट्रोवर्सी, कोई बहुत ये समस्या वाली बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी होगी, उनकी स्थापना होगी, या फिर 19 सितंबर को होगी। इसके पीछे एक वजह है। 18 सितंबर इस दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा महिलाओं द्वारा अपने पति के सौभाग्य, यश और आयु की कामना को लेकर। 12:39 दोपहर से मध्याह्न काल में ही 18 तारीख को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रवेश हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब यह चतुर्थी तिथि 19 तारीख को दोपहर 1:40 तक संचरण करेगी। शुरू में मैंने आपको बताया कि हमें वह चतुर्थी तिथि को ग्रहण करना है जो कि मध्याह्न व्यापनी है। धर्म सिंधु जो कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं और हमारे तीज त्योहारों को व्याख्यात करने का प्रमुख शास्त्र है, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ऐसी चतुर्थी जो मध्याह्न काल में तो व्याप्त हो, लेकिन उसके अगले दिन यदि पूर्ण मध्याह्न काल को स्पर्श कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में गणेश चतुर्थी का व्रत, गणेश जी की स्थापना अगले दिन किया जाना शास्त्र सम्मत होगा। इस वर्ष यही स्थिति बन रही है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि 12:39 18 सितंबर से चतुर्थी तिथि का प्रवेश हो रहा है, फिर 19 तारीख को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। वो इस वजह से ग्रहण कर रहे हैं कि 18 सितंबर को मध्याह्न काल में आंशिक रूप से चतुर्थी तिथि स्पर्श कर रही है, जो कि 12:39 से स्पर्श करना शुरू कर रही है। 12:39 से 18 तारीख को चतुर्थी तिथि का प्रवेश होगा, जिसमें आधे से ज्यादा मध्याह्न काल निकल चुका होगा। लेकिन 19 सितंबर को मध्याह्न काल व्यापनी चतुर्थी पूर्ण रूप से व्याप्त है, यानी कि मध्याह्न काल के प्रारंभ से लेके मध्याह्न काल के अंत तक 19 सितंबर को चतुर्थी तिथि संचरण करेगी। यही कारण है कि भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव, उनकी प्राकाट्य तिथि, उनके स्थापना के मुहूर्त हम 19 सितंबर को मनाएंगे और 10 दिनों का ये पर्व सेलिब्रेट करेंगे। अब यहां पर मैं एक लोगों का फिर कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। बहुत से मैंने वीडियो देखे हैं और काफी बड़े मैंने धर्माचार्यों के वीडियो भी देखे हैं।
कुछ, हालांकि एस्ट्रोलॉजर तो ऐसी गलती नहीं करते हैं, उनका यह कहना है कि 19 सितंबर को हम चतुर्थी तिथि इसलिए ग्रहण कर रहे हैं चूंकि ये उदित कालीन है। ये गलत है। यहां पर महत्व मध्याह्न काल का है क्योंकि भगवान श्री गणेश का प्राकाट्य मध्याह्न काल में हुआ था। जिस काल के जिस भाग में जो तिथि ग्रहण करने योग्य होती है वो तभी ग्रहण की जानी चाहिए। यहां पर उदया तिथि का कोई महत्व नहीं है। हालांकि उदया तिथि भी है 19 तारीख को, चलिए ठीक है, उदया तिथि वालों की भी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे रामनवमी में भगवान राम का जन्म भी मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए हम मध्याह्न काल को ग्रहण करते हैं पूजा के लिए। जो नवमी, चैत्र मास की नवमी मध्याह्न काल में व्याप्त होती है, हम उसी को ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, तो मध्य रात्रि में होने वाली अष्टमी तिथि को हम भगवान कृष्ण के जन्म के लिए और जन्माष्टमी व्रत के लिए ग्रहण करते हैं। यहां पे उदय काल का कोई महत्व नहीं है। फिर भी उदयकालीन भी है 19 तारीख को, और उदयकालीन तिथि होने के साथ साथ पूर्ण रूपेण मध्याह्न व्यापनी है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार मध्याह्न काल में गणपति की स्थापना की जानी चाहिए। अब दोस्तों, मध्याह्न पूजा का हम आपको एक विशेष मुहूर्त बताने जा रहे हैं। यदि सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप गणेश चतुर्थी के व्रत का तो संकल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको जो पूजन करना है, जो गणपति की स्थापना करनी है, वो मध्याह्न काल के पहले नहीं करनी है। बार बार कह रहा हूं, भगवान श्री गणेश का प्राकाट्य चतुर्थी तिथि के मध्याह्न काल में हुआ था। आप उनको पहले ही अपने घर में जन्म दे देंगे, अपने पंडालों में जन्म दे देंगे, तो इसलिए हमें मध्याह्न काल को वो ग्रहण करना है। यहां पर जो मध्याह्न काल है वो पूजा का प्रमुख समय है, मुख्य समय होगा। यदि आप गणपति स्थापना करना चाह रहे हैं चतुर्थी के दिन अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में, तो आप इसी समय पर करें। यदि आप गणेश जी की स्थापना नहीं करते हैं, गणपति की पूजा, साधना, आराधना इत्यादि करते हैं, तो भी आपको 19 तारीख के मध्याह्न काल को ग्रहण करना चाहिए, जो हर शहर का अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी हम एक एवरेज टाइम आपको बता रहे हैं जो लगभग देश के सभी नगरों पे लागू होगा। प्रातः काल 10:45 से दोपहर 1:12 तक, इसी के आसपास 5-10 मिनट के अंतर में हर भारत के हर शहर का मध्याह्न काल प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, प्रातः काल 10:45 से लेकर 1:12 दोपहर भगवान श्री गणपति की स्थापना का, भगवान श्री गणपति के पूजन का, चाहे वो आप अपने घर पर करें या पंडालों पर करें, ये प्रमुख मुहूर्त है। और इस मुहूर्त को मैं समझता हूं, यदि आप गणपति की स्थापना करने जा रहे हैं, गणेश जी की 10 दिवसीय पूजा करने जा रहे हैं, तो मध्याह्न काल को ग्रहण करना चाहिए। इस मुहूर्त को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मुहूर्त तो आगे और भी मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद प्रतिमा की स्थापना के मुहूर्त, जगह जगह पर भगवान गणपति विराजेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आज 2 दिन से लगातार बहुत से फोन आ रहे हैं। कई लोग अपने घर में गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं, कई अपने मोहल्लों में, कॉलोनियों में प्रतिमाओं को स्थापित कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप गणपति प्रतिमा को स्थापित करें, लेकिन जो मुहूर्त मैं बता रहा हूं, इन मुहूर्तों को यदि आप ग्रहण करेंगे तो आप पूरा फायदा उठा पाएंगे अपनी पूजा का, अपनी साधना का और भगवान गणेश की प्रसन्नता का। तो सबसे प्रमुख मुहूर्त है मध्याह्न काल। गणपति की स्थापना का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो होगा प्रातः काल 10:45 से लेकर दोपहर 1:12 तक। इसके बाद इसी के बीच में एक मुहूर्त बहुत अच्छा है। इसी मध्याह्न काल के बीच में हमें लाभ चौघड़िया को लेना चाहिए, तो वो यहां पर एक और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त निकल के आ रहा है, जो कि प्रातः काल 10:27 से लेके 12:02 तक रहेगा। यह मुहूर्त उस मध्याह्न काल के बीच के मुहूर्त में एक शुभ चौघड़िया, जिसे हम लाभ चौघड़िया कहते हैं, उसका है। यदि इस टाइम पीरियड में आप भगवान गणपति की स्थापना करते हैं, उनके पूजन की शुरुआत करते हैं, तो
तो यह आपके लिए शुभत्व से परिपूर्ण रहेगा। इसके बाद भगवान गणपति की प्रतिमा को स्थापित करने का अगला मुहूर्त लगातार उसके बाद ही दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक अमृत चौघड़िया में होगा। इसके बाद गणपति प्रतिमाओं का स्थापना का जो तीसरा मुहूर्त है वो अपराह्न यानी दोपहर 3:02 से लेकर अपराह्न 4:33 तक शुभ नामक चौघड़िया में महत्वपूर्ण है और काफी अच्छा मुहूर्त है ये भी। इसके पश्चात हम शाम के मुहूर्त देखेंगे। ये मुहूर्त आपको अपनी सुविधाओं के अनुसार ग्रहण करने हैं। यदि आपके घर में या आपके स्थान में गणपति प्रतिमा आने में थोड़ी सी देर होती है और आप मध्याह्न काल का मुहूर्त यदि मिस कर देते हैं, मध्याह्न काल के मुहूर्त को यदि आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में इन मुहूर्तों का चयन आप करें। शाम का मुहूर्त जो है वो शाम 7:33 से लेके रात्रि 9:02 तक लाभ चौघड़िया में एक बार आपको फिर मिलेगा। अति आवश्यकता में इन मुहूर्त को आपको ग्रहण करना है। बार बार कह रहा हूं, यदि मध्याह्न काल मिस होता है, 1:30 बजे तक का समय आपका मिस होता है, तो उसके बाद यदि आवश्यकता अनुसार आप गणपति की प्रतिमाओं को स्थापित करना चाहते हैं तो कृपया इन मुहूर्त में ही करें। इसके अलावा अन्य किसी भी समय पे ऐसा नहीं कि हमने किसी भी टाइम पे गणपति प्रतिमाओं की स्थापना कर दी। यदि आप शास्त्रों को मानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में विश्वास करते हैं, तो मुहूर्त में भी विश्वास रखते हुए गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसे में आपको अपनी साधना का, अपनी पूजा का पूरा लाभ प्राप्त होगा। और अंतिम मुहूर्त है रात में 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य, एक बार फिर से शुभ चौघड़िया में। ये कुल मिलाकर भगवान गणपति की स्थापना के 19 सितंबर 2023 को इतने मुहूर्त प्राप्त होंगे। अब हम आते हैं, जैसा कि हमारे हिंदू समाज में एक धार्मिक मान्यता है कि इस दिन चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यह बिल्कुल आजमाई हुई बात है, मेरी प्रैक्टिकल की हुई बात है। धोखे व धोखे कभी भी मैंने चतुर्थी के चंद्रमा को देखा तो यह निश्चित बात रहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर किसी ना किसी प्रकार की परेशानी या आक्षेप का सामना मैंने खुद देखा, मुझे स्वयं करना पड़ा है। तो इसलिए हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे शास्त्रों को अवहेलित न करते हुए चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से बचना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन से मिथ्या कलंक लगता है। मणि की चोरी का कलंक भगवान श्री कृष्ण को भी लगा था जब उन्होंने चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। फिर नारद जी ने उन्हें उपाय बताया था, उन्होंने विधिवत गणेश जी की और चंद्रमा की पूजा की थी। उसके बाद वो इस दोष से, इस कलंक से मुक्त हो पाए थे। तो हम और आप तो सामान्य इंसान हैं और मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं होगा। भगवान न करे, ईश्वर न करे कि किसी के ऊपर कलंक लगे। लेकिन यदि हमारे शास्त्र में उल्लेखित है तो उस चंद्रमा को अवॉइड करने से हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम चौथे दिन, चतुर्थी के दिन ऊपर आसमान में चंद्रमा को निहारते रहें और प्रैक्टिकल करें कि देखें कि कलंक लगता है कि नहीं लगता है। तो जो चतुर्थी के चंद्रमा दर्शन का निषेध है वो 19 तारीख का नहीं है। गणेश चतुर्थी 19 तारीख की है, लेकिन चतुर्थी का जो चंद्रमा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 से चतुर्थी तिथि का प्रवेश हो रहा है। दृश्य पद्धति के अनुसार चतुर्थी तिथि रात्रिकालीन 18 सितंबर को व्याप्त रहेगी। आप अपने नगर के चंद्रास्त को देखें जो कि कैलेंडरों में दिया है, पंचांगों में दिया है, और इस चंद्रास्त तक, चंद्र अस्त होने तक चंद्रमा का दर्शन कदापि ना करें। बल्कि मैं सावधानी के लिए यह भी कहूंगा, हालांकि हमारे जो पंचांग है वो 18 तारीख को ही चंद्रमा का निषेध बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बात जरूर कहूंगा कि हो सके तो 19 तारीख को भी चंद्रमा की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी तिथि का कुछ अंश 19 तारीख की रात को भी चंद्रमा के अंदर मौजूद रहेगा।
18 तारीख को चंद्र दर्शन ना करें और हो सके तो 19 तारीख को भी चंद्र दर्शन को अवॉइड करें। अब यहां पर हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि गणपति की पूजा कैसे करनी चाहिए। बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। हमारे बहुत से विद्वान लोग हैं जो कि हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं समझता हूं कि हो सकता है उन्हें मुझसे भी बहुत अच्छी जानकारी हो गणपति की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले गणपति के प्रतिमा को आप पूरे सम्मान के साथ, जैसे हम किसी अतिथि को अपने घर में लेके आते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यही कारण है कि हम बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ गणपति को लेके आते हैं। तो इतनी व्यवस्था ना भी कर पाए, मैं एक आम आदमी के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं, तो पूरे सम्मान के साथ, पूरी अपने इमोशंस के साथ, पूरी अपनी शुद्ध भावनाओं के साथ गणपति की प्रतिमा को अपने घर पर लाएं या अपने पंडालों में स्थापित कर लेकर आए। गणपति की प्रतिमा अनावृत ना हो लाते समय। अनावृत का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि हमने दुकानों से या जो मूर्तिकार होते हैं उनके यहां से गणपति के प्रतिमा को उठाया और ट्रॉली में रखा या अपनी गाड़ी में रखा और ऐसे ही लेके आ गए और घर में ले जाके आसन में रख दिया उनको, या पंडालों में सीधे उनको स्थापित कर दिया। ऐसा नहीं है। उनको बाकायदा पूजन करें। उठाने के पहले एक नारियल फोड़ें, धूप अगरबत्ती जलाएं और गणेश जी से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम आपको 10 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए या 5 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 1.5 दिन के लिए, जितने दिनों की भी आपको गणपति की स्थापना करनी है। वैसे मैं मानता हूं कि गणपति की स्थापना पूरे 10 दिनों तक करनी चाहिए और गणपति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को ही किया जाना चाहिए। तो प्रार्थना करें गणपति से कि प्रभु, हम आपको लेकर चल रहे हैं, आप हमारे घर में विराजें। जो भी यथासंभव सेवा होगी हम आपकी करेंगे और आप हमें आशीर्वाद प्रदान करते हुए वहां से विदा लें। और ऐसा बोलकर एक नारियल वहीं पर प्रतिमा के समक्ष फोड़ दें, उपस्थित जनों में बांट दें और एक शुद्ध लाल कपड़ा, शुद्ध से मतलब है मेरा नया लाल वस्त्र, गणपति को पहना दें। ऐसे ही उनकी प्रतिमा के ऊपर उड़ा दें। फिर गणपति की प्रतिमा को आप अपने घर पर लेके आए, लेकर स्थापित करें। हमारे बताए हुए इन मुहूर्त में गणपति की प्रतिमा स्थापित करें। यह मैं घरों के लिए भी बता रहा हूं या मैं पंडालों के लिए भी बता रहा हूं, जहां पर पंडालों में गणपति की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। अब मुख किस तरफ हो? कलौ चंडी विनायको। कलयुग में चंडी यानी दुर्गा, विनायक यानी गणपति की पूजा प्रधान मानी गई है, सर्व सिद्धि कारक मानी गई है। गणपति आपकी विघ्न बाधाओं का हरण करने वाले देवता हैं। चतुर्थी तिथि बहुत विघ्न करती थी, बहुत बाधाएं डालती थी। इसके बाद जब चतुर्थी तिथि के मूल स्वभाव को देखा गया ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, तो चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का आधिपत्य दे दिया गया। चतुर्थी तिथि डिस्टर्ब करती है, चतुर्थी तिथि हमेशा तंग करती है, लेकिन चूंकि उस पर भगवान गणेश का आधिपत्य है, इसलिए उन विघ्न बाधाओं का शमन भगवान गणपति करते हैं। यही वजह है कि जिनका चतुर्थी को जन्म होता है, किसी भी मास की, किसी भी पक्ष की, तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि आप जीवन पर्यंत भगवान श्री गणेश की साधना, उपासना और आराधना करिए। आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। तो वही चीज यहां पर लागू होती है। दक्षिण मुखी गणपति प्रतिमा की स्थापना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। बहुत से लोगों को हो सकता है मेरी इस बात पर ऑब्जेक्शन हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा। ये मेरा अपना मंतव्य है, मेरा अपना एक लॉजिक है और इसको मैं यहां पर बहुत अधिक एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी करूंगा। सर्वश्रेष्ठ होती है दक्षिण मुखी गणपति की स्थापना, और यदि आप पंडालों में कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। दूसरे नंबर पे पूर्व मुखी गणपति की स्थापना भी बहुत अच्छी मानी गई है। प्रयास करें उत्तर मुखी या पश्चिम मुखी गणपति स्थापित ना हो पाए, लेकिन आपके साथ यदि कोई दिक्कत है या आपके साथ कोई समस्या है तो आप कहीं पे भी गणपति, किसी भी मुख के गणपति की स्थापना कर दें। गणपति जहां देखते हैं वहां विघ्न बाधाओं का ही नाश होता है, नेगेटिविटी ही खत्म करते हैं। जो
हमारी मान्यताएं हैं जो शास्त्र सम्मति है, हम सिर्फ यहां पर उन चीजों का उल्लेख कर रहे हैं। इसके बाद आप गणपति को वस्त्र इत्यादि पहनाएं, उनका स्वागत करें। और यहां पर एक मैं और गणपति के प्रसाद से संबंधित एक छोटा सा रहस्य आपको बता रहा हूं। 21 की संख्या गणपति को बहुत प्रिय है, तो 10 दिन आप यदि 21 की संख्या में दुर्वा चढ़ाएंगे, 10 दिन 21 की संख्या में मोदक चढ़ाएंगे। गणपति का प्रिय व्यंजन मोदक माना गया है, और जो असली मोदक होते थे, जिन्हें वास्तव में गणेश जी ग्रहण करते थे, वो साक्षात अमृत का प्रतीक माने जाते थे। मोदक का मतलब ही होता है गणपति जिसे ग्रहण करते हैं, अमृत। तो 21 की संख्या में मोदक चढ़ाएं, और लड्डू चढ़ाना चाह रहे हैं तो उसे भी 21 की संख्या में ही अर्पित करें 10 दिनों तक। इसके पश्चात 5 मोदक 5 लड्डू पूजा के स्थान में पड़े रहने दें देर रात तक। बाकी सारे उठा लें, उन्हें अपने प्रसाद में मिक्स करके लोगों के बीच में वितरित कर दें। इस तरीके से आप गणपति की प्रतिमा का पंचोपचार पूजन करें। इसके पूर्व मतलब एक नारियल समर्पित करें, नारियल फोड़ें। किसी भी कर्मकांडी विद्वान को बुलाकर या स्वयं आप इस पूजन को कर सकते हैं। उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। नैवेद्य के बारे में मैं बता चुका हूं। 21 की संख्या में यदि आप करेंगे तो गणपति की प्रसन्नता शीघ्र होगी। इसके बाद आप उनकी आरती करें। आरती के बाद गणपति पूजन, जो गणेश जी की साधना उपासना करते हैं उनके लिए। तो मेरे से कई लोग पूछ रहे हैं कि गणेश जी की साधना में सबसे अच्छा मंत्र कौन सा होता है। तो मंत्र तो ढेर हैं। मंत्र महोदधि में गणेश जी के बहुत सारे मंत्रों का विवेचन है, इसे हम अपने किसी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सामान्य रूप से आप श्री गणेशाय नमः का जाप कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट मैं मानता हूं जो इन 10 दिनों का पाठ होता है, इन 10 दिनों की साधना पद्धति की यदि हम बात करें तो, यदि आप गणपति की प्रसन्नता चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने क्लेशों को दूर करना चाहते हैं, अपनी विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, अपने ग्रहों को शांत करना चाहते हैं, तो 10 दिनों तक गणपति सहस्र नाम का पाठ नियमित रूप से करिए। लगभग आधे से लेकर पौन घंटे का समय लगता है गणेश सहस्र नाम का पाठ करने में। लेकिन निश्चित तौर पे जानिए कि यदि इन 10 दिनों में आपने गणपति सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ किया तो 10 दिन के बाद आपके जीवन में निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। गणेश अथर्वशीर्ष गणेश जी का बहुत प्रचलित है। ऐसे विद्यार्थी जो कि सफल नहीं हो पाते हैं, ऐसे लोग जो वो समझते हैं कि हमारे अंदर डिसीजन पावर नहीं है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में कमजोर हैं, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि 10 दिनों तक उन्हें कम से कम 3 आवृत्ति यानी 3 टाइम्स गणेश अथर्वशीर्ष का 10 दिनों तक नियमित पाठ करना चाहिए। इस तरीके से आप गणपति की स्थापना करें, प्रतिदिन उन्हें भोग लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें, धूप दीप अगरबत्ती इत्यादि से उनकी पूजा अर्चना करें, बताई हुई विधियों से उनकी साधना उपासना करें। निश्चित तौर पर आपके ऊपर गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी, और जिसे गणपति की कृपा मिल जाती है उसके जीवन से समूल विघ्न बाधाओं का नाश होता है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है, भौतिक सुख अपने आप खिंचे हुए चले आते हैं। गणपति की ये कृपा है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो ये कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। ये धार्मिक वीडियोस हैं और इससे मैं समझता हूँ कि और भी लोग लाभान्वित होंगे।